राम राम भाइयों। यह वीडियो स्टैटिस्टिक 1 के वीक 2 के थ्योरी पार्ट के लिए है। इसमें हम सीखेंगे कैटेगोरिकल डेटा से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ग्राफिंग का तरीका और मोड और मीडियन फॉर द कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ओके, तो पहले आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगोरिकल डेटा का। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। कैटेगोरिकल डेटा में हमें पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट नहीं होती, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो किसी भी कैटेगोरिकल डेटा के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए एक टेबल बनाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेंशन करते हैं और एक टैली मार्क होता है। तो टैली मार्क का अब उतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसमें सीखेंगे कि टैली मार्क कैसे बनाते हैं। जैसे एक डेटा है जिसमें ए बी सी ए बी डी सी ऐसे है, तो हमने इसकी कैटेगरीज वाइज एक कॉलम बना लिया जिसमें ए बी सी डी सारे कैटेगरी रख दी, और फिर इसके टेबल में जो रो होंगे उसमें एक ही जो टैली मार्क है वो हम मार्किंग करेंगे। हर 4 के बाद जो 5th मार्किंग होगी वो 4 को क्रॉस करके फिर ऐसे कर देंगे, इसका मतलब 5th हो गया। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए हम ऐसा क्रॉस नहीं किया। देखिए अगले वाले एग्जाम्पल में इसने 5th पे क्रॉस किया है और 6 को एक फिर खड़ी लाइन की तरह मार्क किया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लाइन है, सी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, डी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी 10 है। ओके, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखिए जो ए की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 5 पे एक क्रॉस कर दिया, 4 सीधी लाइन के बाद 5वीं लाइन जो है क्रॉस कर दी गई 4 को, इसका मतलब ये 5 हो गया। तो दूर से देखने से हमें पता चल जाए कि ये 5 की ग्रुपिंग की गई है, 5 की ग्रुपिंग में ये टैली मार्किंग होती है। तो हम आइडेंटिफाई कर लें कि एक क्रॉस है, इसका मतलब एक 5 हो गया और ये एक 6 हो गया, हमें हर लाइन को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होगी टैली मार्किंग और दूसरी होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। इसमें 3 कॉलम होती है, कैटेगरी, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, और इस तरीके से इसका डेटा होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। टैली मार्किंग के बाद आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाइयों? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका रेशियो विद द टोटल नंबर, रेशियो विद द टोटल नंबर। जैसे हमारा ए का फ्रीक्वेंसी 4 है और टोटल नंबर जो है 10 है, तो इसका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 4/10, उसका रेशियो विद टोटल नंबर, और ये हो जाएगा 0.4। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम टोटल को 1 कर दें टोटल को, तो उसमें ए का कितना पार्ट होगा। जैसे 10 में 4 है तो 1 में 0.4 होगा। तो इसका मतलब ये कि जो टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऑल टोटल है वो हमारा 1 होना चाहिए, ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कि कहीं इरर है। और वो इरर कैसे आता है दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं। तो जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सपोज दैट हमारी बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0.2 आ रही है, मान लेते हैं हमारी बी की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2.25, और हमने इसको 0.25 न लिख करके हमने कहा कि इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 0.3 लिख देते हैं। तो यहाँ 0.3 हम लिख देंगे, तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल 1 से ज्यादा आएगा दोस्तों। तो इसलिए ये कभी कभी इरर हो जाता है, और ये इरर आपके क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो वहां आपको ये चेक करना होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल कहीं 1 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है या 1 से कम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि कहीं हमने राउंड ऑफ इरर, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ किया है किसी भी डाटा को। तो इसलिए अगर हम टोटल सही सही डाटा लिखेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टोटल 1 आएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल से ये समझाया गया है, आप इसको अच्छे से वीडियो में देख सकते हैं। हम यहाँ पर समरी वीडियो बना रहे हैं ताकि कम समय में हम आपका पूरा कंटेंट कवर कर सकें। ओके, नेक्स्ट है चार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा के लिए क्या क्या हम अलग अलग चार्ट बनाते हैं, आइए इस पे नजर डालते हैं। पहला चार्ट है पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट क्या होता है? A pie chart is a circle divided into pieces proportional to the relative frequencies of the relative data, and it is used to show the proportion of a categorical variable। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पाई चार्ट क्या होता है? ये एक सर्किल की तरह होता है पाई चार्ट,
जिसमें हम एक घेरा बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं और उसमें जो भी हमारे कैटेगरी वाइज हैं उसके पीस बनाते हैं और उनका हम ये शो करते हैं कि ये सर्किल को अगर हम टोटल 1 मान लें तो 1 में वो कैटेगरी कितना शेयर करती है अपना हिस्सा। कहने का मतलब हो गया कि द पाई चार्ट इज ए सर्किल डिवाइडेड इनटू पीसेस प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका जो प्रोपोर्शनल होगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेस पे होगा, यानी कि अगर ये सबसे बड़ा अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.4 है तो ये हो गया, ये 0.3 हो गया, लाइक दैट, ये 0.2 हो गया। इस तरीके से जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से हम इस पूरे हिस्से को डिवाइड कर देंगे और ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा प्रोपोर्शन ऑफ ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। मतलब प्रोपोर्शंस मतलब एक हिस्सेदारी कितनी है एक कैटेगरी की पूरे में, एक कितनी हिस्सेदारी है वो ये बताएगा। ये नहीं बताएगा कि इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं शो करेगा, ये उसका प्रोपोर्शन बताएगा। समझ गए आप? ये पूरा टोटल 1 पार्ट में कितना हिस्सा इसका है, कितना हिस्सा इसका, ये चीज बताएगा पाई चार्ट। अब हम ये कहें कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात करें, टोटल डेटा की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, तो ये चीज पाई चार्ट नहीं बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जैसे बताया गया है ए बी सी डी और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 2 2 0.4 0.2 0.2 है। तो इसका जो शेयर बनाया गया देखिए इस तरीके से, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी पाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता था 0.1 में होता था, अब इसको 100 कर दिया गया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, कैलकुलेशन में अच्छा लगे। तो 100 में करने से 40% या 20% या 20 या 20 हो गया। तो ये सारे इक्वल होंगे पार्ट क्योंकि सब 20% शेयर है और ये इनका डबल होगा एक का क्योंकि ये 40% है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से पाई चार्ट होता है। आगे चलते हैं। फिर आता है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है देखिए, ए बार चार्ट डिस्प्लेज द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ए क्वालिटेटिव डेटा on a horizontal axis and the relative frequency or percents of those values on a vertical axis। तो बार चार्ट क्या होता है कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द क्वालिटेटिव डाटा के बारे में बताता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाई एक्सिस पे होती है और जो कैटेगरी हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। और क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्टिकल बार whose height is equal to the frequency या relative frequency of that value। इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं बार चार्ट के थ्रू, जिसकी हाइट वो बताएगी। द बार शुड बी पोजिशन सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। मतलब एकदम सटा सटा के बार नहीं बनाना, थोड़ा सा गैप करके बनाना है। बार चार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी एंड इट कैन बी ओरिएंटेड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। या तो हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं या वर्टिकली भी बना सकते हैं। मतलब हम कैटेगरी को वाई एक्सिस पे एंड फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे भी रख के ऐसे ऐसे बार बना सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज हो गई बार चार्ट। देखिए एग्जांपल में ये फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है और यहाँ पर जो है इस बार चार्ट को बनाया। अब सपोज दैट कि कोई फ्रीक्वेंसी जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो हम यहाँ पर 100 200 1000 की तो नहीं हम लाइनिंग कर सकते हैं, तो हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी दिखा सकते हैं बार चार्ट बना करके। ओके, तो बार चार्ट में आप समझ गए कि ये हमारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम बार होगा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत ही आगे चल के हम पढ़ेंगे अभी, जो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं बार चार्ट में। बट यहीं पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो वो ये है कि बार चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, सभी बार का जो विड्थ है वो सेम होना चाहिए। अब किसी का विड्थ ज़्यादा और कम है तो इससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वो एक मिसलीडिंग ग्राफ करके हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के और भी कई मिस्टेक्स होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। बार चार्ट में जो होते हैं सबके कलर एक जैसे होने चाहिए, डिफरेंट कलर का कोई मतलब नहीं है बनता। लेकिन वहीं पर जो पाई चार्ट हम बना रहे थे जहाँ पर एक सर्किल बना करके हम उसके प्रपोर्शन दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हमें कलर अलग अलग रखने पड़ेंगे फॉर द डिफरेंस दिखाने के लिए। ये हमने रेड रख दिया, ये हमने येलो रख दिया, हमने ग्रीन रख दिया, तो हमें अलग अलग पता चल जाएगा ग्रीन पार्ट कितना है, तो इसका मतलब ये वाले कैटेगरी का हिस्सा ये है, रेड वाले की इतना हिस्सा है। अगर सभी को एक ही कलर कर देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। समझ गए? तो पाई चार्ट में डिस्टिंक्ट कलर मस्ट है और बार चार्ट में सेम कलर मस्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट क्या होता है? व्हेन द कैटेगरीज इन ए बार चार्ट आर सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी
द बार चार्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ए पैरेटो चार्ट। बार चार्ट को ही हम पैरेटो चार्ट कभी कभी कहते हैं जब इसका जो बार चार्ट है उसको हमने सॉर्टिंग कर दिया, मतलब ये क्रम में कर दिया, बढ़ने से घटते हुए क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में कर दिया, तो उसको पैरेटो चार्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ए डी सी बी की जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, पहले ए सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम डी, फिर सी और बी। तो इस तरीके से जो चार्ट बन गया बार चार्ट, इसको पैरेटो चार्ट भी हम कहते हैं। ओके, स्मॉल मीडियम लार्ज बार चार्ट है ये ऑफ ऑर्डिनल डेटा। अब एक आता है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक होता है नॉमिनल डाटा, फिर होता है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा को हम एक ऑर्डर में सीक्वेंस कर सकते हैं, तो आइए उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जानते हैं। सपोज पर्पज ऑफ यूजिंग चार्ट, पाई चार्ट आर बेस्ट। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये कभी कभी बहुत जरूरत हो जाती है। पाई चार्ट आर बेस्ट टू यूज व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। जब हम एक पूरे का एक पार्ट्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं कि हर कैटेगरी के कितने हिस्सेदारी है, उसमें कितना प्रोपोर्शंस है, तब पाई चार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बार ग्राफ्स आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। बार चार्ट में जब हम डिफरेंट ग्रुप्स के जो उसमें जो कैटेगरी जो डेटा है उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो टोटल डेटा को, तब बार चार्ट जरूरी होता है। ठीक है, फिर एक चीज आता है मेनी कैटेगरीज। मेनी कैटेगरीज अगर है, बहुत सारी छोटे छोटे कैटेगरीज हैं, जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे ये देख रहे हैं आपने जेड तक बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हम इनको क्लब करके अदर्स में भी हम शो कर सकते हैं। तो ये ग्राफिंग का तरीका इसमें अदर्स में दिखा दिया कि अदर्स जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है छोटे छोटे जिनके हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, बाकी के ये है फ्रिक्वेंसी, तो इनकी टोटल फ्रिक्वेंसी इतनी हो जाती है, तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें हम शो करेंगे। वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी डेटा, इसमें हम किसी भी डेटा को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, सब डेटा को शो कर रहे हैं। वी हैव ए सिग्निफिकेंट नंबर दैट कम्स फ्रॉम स्मॉलर कैटेगरी। अब हमें सिग्निफिकेंट नंबर मिल रहा है, या हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं जो हमें अदर्स से मिल रही है, वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, आगे चलते हैं। द एरिया प्रिंसिपल। एरिया प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर एक चीज लागू होती है, एरिया प्रिंसिपल। वो क्या होती है, आइए देखिए। द एरिया प्रिंसिपल सेज दैट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए पार्ट ऑफ द ग्राफ शुड करेस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ डेटा इट रिप्रेजेंट्स। एरिया प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ग्राफ के द्वारा हम जो एक पिक्चराइजेशन कर रहे हैं डेटा का, तो वो जो ग्राफ के द्वारा किसी एक कैटेगरी का जो ग्राफ में जो एरिया कवर किया गया है वो उनके डेटा से मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एरिया तो ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ये मान लेती है पूरा इस तरीके का कोई हमने डाटा दिखाया है, उसमें हमने एक कैटेगरी ये दिखाई है और एक कैटेगरी ये दिखाई है, इसको हम लिख रहे हैं 30%, इसको लिख रहे हैं 70%, तो ये एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन है, क्योंकि 70% तो ज़्यादा होता है लेकिन हमने ग्राफ में उसको कम दिखाया और 30% को ज़्यादा दिखाया ग्राफ में। तो इस तरीके एरिया प्रिंसिपल का मतलब कि जो पर्टिकुलर डेटा के द्वारा कवर्ड एरिया है वो उनके डेटा से मैच करना चाहिए, दैट्स इट। Display of data must obey the rule of area principle and violation of the area principle are a common way to mislead with statistic। ये स्टैटिस्टिक के साथ हम मिसलीड कर रहे हैं, हम एक गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये होता है मिसलीडिंग ग्राफ, वायलेटिंग एरिया प्रिंसिपल। आइए देखते हैं। जैसे इस ग्राफ में क्या है, देखिए ये क्या है, डेकोरेटेड ग्राफ है, वेयर वी सेंड आवर बेस्ट ग्राफ्स। ठीक है, फिगर क्या कर रहा है, गिव्स अस द टोटल वाइन एक्सपोर्ट इन यूके, कनाडा, जापान एंड इटली। तो यूके, कनाडा, जापान और इटली का एक्सपोर्ट का वाइन का एक्सपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें देखिए ये नीदरलैंड का है 34.4, जापान का है 82, और जापान पे इसने 3 बोतल दिखाए हैं, और नीदरलैंड 34 है, इसका इसने ग्राफ को देखिए इस चीज़ को बड़ा कर दिया है, और नीदरलैंड का देखिए ये पार्ट इसने बड़ा कर रखा है और 34 डाटा है, और यहाँ पे भी 3 बोतल शो हो रहे हैं, और जापान का ये उसके प्रपोर्शन में छोटा कर रखा है, 82% है, और यहाँ भी 3 बोतल दिखा रहा है। और यहाँ देखिए इटली को इसने सबसे हाई कर रखा है जो कि 42% है इटली, और 1 बोतल इस पर दिखा रखा है। तो इस तरह का एरिया प्रिंसिपल का ये वायलेशन है, क्योंकि जो शो हो रहा है वो उनके डेटा से मैच नहीं हो रहा है, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। विच इज नॉट डेकोरेटेड।
अब यहाँ पर देखिए यूके का इसने दिखाया है $140, कनाडा का ये है, ये एक तरह का ग्राफ है वाइन एक्सपोर्ट का। और वी हैव लेबल्ड ईच वन ऑफ द कैटेगरीज, इट इज एक्यूरेट एंड इट हैज ए बेस लाइन। ओके, दिस चार्ट इज एक्चुअली कंसिस्टेंट एंड द विड्थ ऑफ द बार्स आर ईच कंट्रीज आर इक्वल। इसमें देखिए सबका कंट्री का विड्थ का है जो बार का वो इक्वल है और 0 से शुरू हुआ। ये ग्राफ सही है ग्राफ। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू द डेटा इज बीइंग प्रेजेंटेड, ये सही एरिया प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वायलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल इन ए पाई चार्ट, पाई चार्ट में भी एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है। देखिए कैसे होता है, पाई चार्ट ऑफ द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ डिफरेंट कंपनी। देखिए 25% ब्लू है, ठीक है, 15% देखिए। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रीन वाले पार्ट को सबसे ज्यादा दिखाया है जो कि 15% है, और इसके अकॉर्डिंग में देखिए ब्लू वाला 25% है जिसको किसने कम दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखने से बता सकते हैं कि 25% 15 से कम दिख रहा है, इसका मतलब ये एरिया प्रिंसिपल का वायलेशन है। 30% भी देखिए ये ज्यादा दिख रहा है 30%, और ये देखिए 30% और ये 30%, दोनों कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो ये सब एरिया प्रिंसिपल का इसको वायलेशन में आता है ये सब। ओके, मिसलीडिंग ग्राफ्स, ट्रंकेटेड ग्राफ। ट्रंकेटेड ग्राफ क्या होता है ये देखते हैं। अनदर कॉमन वायलेशन इज व्हेन द बेस लाइन ऑफ ए बार चार्ट इज नॉट एट जीरो। जब बेस लाइन हमारा 0 पे नहीं होता है उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड ग्राफ। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग 2 बार चार्ट। इसमें देखिए रीजन है और ये काउंट है, रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ 75 से 150 दिखाया, यहाँ 0 से 150 दिखाया है। डेटा जो कह रहा है एस का है 146, यहाँ भी 146 है, डब्ल्यू का 97 यहाँ भी है, एन का 146 नॉर्थ का, और ईस्ट का जो है 111 यहाँ भी है। तो डेटा वाइज तो सब में सही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो फिगर नंबर 1 है इसमें देख रहे हैं कि बेस लाइन 75 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर बेस लाइन 0 स्टार्ट हो रही है। तो ये ग्राफ सही कहा जाएगा, ये गलत क्या कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे 0 से 75 के बीच का डेटा मिसिंग है। अगर इसके बीच कुछ और कैटेगरीज होती हैं या कोई और डेटा होता है तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रंकेटेड ग्राफ बोलते हैं। बेस लाइन इज नॉट एट 0। लेफ्ट ग्राफ exaggerates the number as it is not at 0 but the graph on the right side shows same data with the baseline at 0। ठीक है, ये होता है गलती ग्राफ की। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन इन यूएसए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का शेयर ऑफ वोट दिखाया गया है। तो डेटा वाइज तो सही है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 इसका मिसिंग है बेस लाइन पे, इसलिए ये ग्राफ सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा। देखिए सेम स्मार्टफोन के केस में मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस। इस ये डेटा क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर हमने 2 स्मार्टफोन है ए और बी, दोनों का ये सेल्स दिखाया है। ए का जो है ये 80 पर है और बी का जो है 120 पर है। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट भी हो रहा है और विड्थ भी दोनों की सेम है, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। तो गलत कैसे हो सकता है, वाई एक्सिस को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसने गलत तरीके से दिखा है। यहाँ पर जो है 0 से स्टार्टिंग है, ठीक है, विड्थ सही है दोनों का, वो भी सही है। डेटा जो बता रहा है 80 भी बता रहा है और 120 ये बता रहा है, मतलब डेटा भी सही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन गलत क्या है, क्योंकि मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस है, वाई को इसने 300 तक बना दिया है। तो इससे मतलब जो हमें डेटा स्टैटस दिख रहा है वो स्टैटिस्टिक ये दिख रहा है ए और बी का सेल बहुत ही कम हुआ है, मतलब एक मिसलीडिंग टाइप ये हो गया डेटा, क्योंकि हमें इतना ये ब्लैंक दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सेम डेटा को इसने पहले वाले फिगर में देखिए दिखाया है 80 और 120। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच आ रहा है कि हाँ ठीक है, इसका 80 सेल हुआ, इसका 120 सेल हुआ है, और हमने जो वाई एक्सिस की लेंथ रखी है 120 तक रखी है क्योंकि मैक्सिमम 120 हुआ है। तो यहाँ पर फालतू का वाई एक्सिस लंबा करके जो डेटा दिखाया जा रहा है ये एक तरह से मिसलीडिंग कैटेगरीज में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। From the figure, we are getting the information that the significant amount of sale is being done of both the smartphones, but from the figure 3.9 seems that the sale is very low of the smartphone A and B. So the graph in figure 3.9 is misleading because it has manipulated y-axis. Same, ठीक है। आइए, अगर हमें वाई एक्सिस बहुत बड़ा है तो हम एक चीज कर सकते हैं जो अलाउड है ग्राफ में, इंडिकेटिंग वाई एक्सिस ब्रेक। देखिए यहाँ पर ब्रेक दिखा है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, 75 तक का डाटा है, लेकिन बीच में जो है 5 से लेकर के 5 पर जो इसने एक ब्रेक दिखाया है वाई एक्सिस का, और सीधे यहाँ पर 50 से फिर शुरू किया 50 से। तो ये चीज अलाउड है, वाई एक्सिस ब्रेक। यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 से लेकर के यहाँ जो भी डेटा है जहाँ तक ये कट किया है
सपोजिटिव 45 तक कट कर दिया, तो मतलब ये चीज जो है इसके बीच में सेम डेटा है, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, मतलब सेम डेटा कंटिन्यू डेटा है, उसके बाद यहाँ से फिर जो डाटा का डिफरेंस आया है, तो ये वाई एक्सेस ब्रेक जो है ये अलाउड है, हम इस तरह का कर सकते हैं। फिर राउंड ऑफ एरर, जो कि मैंने आपको पहला ही बता दिया था कि राउंड ऑफ करने पर जो होता है परसेंटेज 100 नहीं बनता है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 नहीं बनेगा टोटल, तो उसे राउंड ऑफ एरर कहते हैं। जैसे पाई चार्ट में है, परसेंटेज में दिखाया तो टोटल 100 होना चाहिए, अगर हमने कहीं राउंड ऑफ किया तो ये 100.5% आ जाएगा, जो कि राउंड ऑफ एरर में आता है, जो गलत हो जाएगा। समराइजिंग कैटेगोरिकल डेटा, बार चार्ट एंड पाई चार्ट आर ग्राफिकल समरीज ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है, हाँ उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, बट उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट नहीं है कैटेगरी के लिए। तो आगे हम नेक्स्ट वीक में जब पढ़ेंगे तो हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में चीजें पढ़ेंगे, अभी हम कैटेगोरिकल डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बार चार्ट और पाई चार्ट आता है। नंबर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेट्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। ओके, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स दैट इंडिकेट वेयर द सेंटर और मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट लाइज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जो होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, 3 होती हैं। जो कि कैटेगोरिकल डेटा हम पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं सिर्फ, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन। मीन नहीं आता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो जब इसमें कैटेगोरिकल डेटा है, इसमें कोई हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट नहीं, तो हम इसका एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मोड और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सीखेंगे मोड और मीडियन क्या होता है इन रेफरेंस ऑफ द कैटेगोरिकल डेटा। मोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहला चीज आता है मोड। मोड का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा बार जो चीज हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज मोड। ओके, आइए देखिए क्या लिखा है। द मोड ऑफ ए कैटेगोरिकल वेरिएबल इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा हो रही है, द कैटेगरी विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। समझ गए आप, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मोड लेवल्स द लॉन्गेस्ट बार इन ए बार चार्ट। बार चार्ट में उसका सबसे बार सबसे लंबा होगा। द वाइडेस्ट स्लाइस इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट है तो उसकी स्लाइस जो है सबसे बड़ी होगी, सबसे चौड़ी होगी, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। एंड द फर्स्ट कैटेगरी सोन इन ए पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट बना है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फर्स्ट बार जो होगा वो मोड होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लास्ट बार होगा। लेट्स कंसीडर द डेटा सेट, ये एक डेटा सेट है, ठीक है। ओके, अब इनका जो है आगे बनाया हुआ है, देखिए ये है द बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन इसका। तो इसमें देखिए ए बी सी और डी की फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। ए की फ्रीक्वेंसी 6 है, देखने से हम बता सकते हैं इसका जो मोड होगा वो ए होगा। मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो देखिए ऐसा बनेगा। तो इसमें हम देख के बना सकते हैं, जो ब्लू वाला है, ब्लू का मतलब ए का मोड जो है वो ए हो गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मोड ये हो गया। अब आता है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट जो होता है वो एक ऑर्डर में हम डेटा को शो करते हैं, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, यानी पहले सबसे ज्यादा ए की फ्रीक्वेंसी है, फिर सी की, फिर बी की, फिर डी की। तो मोड हमारा देखने से ही पहला जो होगा बार वो मोड हो गया, ए हो गया। कहता है फिर आता है बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डेटा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाई मॉडल हो, किसी का मोड 2 हो या 2 से ज्यादा हो? हाँ, हो सकता है। मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अगर उस नंबर के कैटेगरीज 2-3 है तो बाई मॉडल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी 7 है और सी की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 जो कि मोड है, हाईएस्ट मोड है, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर बाई मॉडल हो गया, यानी 2 मोड हो गए, ए और सी दोनों मोड हो गया। ठीक है, तो बाई मोड भी हो सकता है और मल्टी मोड भी हो सकता है, जब हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैटेगरीज में होंगी तो वो। नेक्स्ट चीज आता है मीडियन। अब देखिए मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन, फिर से मैं आपको बता दूं, मिडिल ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, मिडिल ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन का मतलब कि सबसे बीच वाला, सेंटर वाला ऑब्जर्वेशन। तो सेंटर का मतलब कैसे, अब चूंकि यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा है, तो कैटेगोरिकल में एक होता है ऑर्डर। सेंटर का मतलब हम कैसे सेंटर लाएंगे, ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज अगर हम किसी को लगा सकते हैं, मतलब नॉमिनल डेटा के लिए नहीं, ऑर्डिनल डेटा के लिए होगा। अगर डेटा हमारा ऑर्डिनल है तो हमने उसको ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया, तो ऑर्डर में अरेंज करने पर जो हमारा सेंटर में आएगा सबसे, से अगर 5 है, सब मान लेते हैं 5 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 कैटेगरी, तो सेंटर वाला तो थर्ड हो जाएगा।
तो थर्ड वाला कैटेगरी मीडियन हो जाएगा हमारा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो उसमें हम +1 करके बाई 2 कर दो मतलब अगर 5 है तो उसमें 6/2 कर दो, तो थर्ड आ जाएगा। थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी होगी मीडियन। ओके, और अगर हमारा इवन नंबर है, मतलब अगर 4 था सपोज, तो कैसे होगा? तो 4 था तो हम क्या करेंगे फिर, n/2 और n/2+1 दोनों होंगे, मतलब 4/2 एंड मतलब 4/2 मतलब सेकेंड, और 4 सेकेंड +1 यानी थर्ड। सेकेंड और थर्ड हमारा मीडियन होगा। देखिए कैसे बताया है, आइए समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, लेट्स कंसीडर द ग्रेड्स ऑफ 15 स्टूडेंट। तो 15 ऑड है, इसमें क्या करेंगे, सो द ऑर्डर डेटा ये हो जाएगा, हेंस द मीडियन ग्रेड इज द कैटेगरी एसोसिएटेड विद द 8th ऑब्जर्वेशन विच इज बी। तब तो उसका 15 + 1/2 कर देंगे। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, let's consider the grades of 14 students which is listed as the median of the grade category associated with the 7th and 8th। तब क्या करेंगे, n/2 and n/2+1, मतलब 14/2 यानी 7वां, और एक उसके बाद वाला यानी 8वां। 7th और 8th ऑब्जर्वेशन विच इज बी, 7th और 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा मीडियन। ठीक है, कंसीडर द ग्रेड ऑफ 15 स्टूडेंट विच इज लिस्टेड एज दिस, द मीडियन ग्रेड इज द कैटेगरी एसोसिएटेड विद द 8th ऑब्जर्वेशन विच इज बी, द मोस्ट कॉमन ग्रेड इज ए, हेंस मोड इज ए और मीडियन हो गया बी। ठीक है, मीडियन कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर द ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा है वहीं पर मीडियन हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉमिनल डेटा के लिए नहीं कर सकते। वेयर एज मोड कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल डेटा। तो क्या करते हैं हम मीडियन के लिए कि हम उसको एक ऑर्डर में लगाएंगे, उसके बाद जो हम सेंटर वाली वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे अगर वो ऑड नंबर है, जैसे 15 है, तो हम उसको +1/2 कर देंगे, यानी कि 16/2, यानी 8वां ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। अगर वो एक इवन नंबर है, यानी कि अगर 14 है, तो हम 14/2 n/2 कर देंगे 7th, एंड n/2+1 यानी 7 और 8 ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में से जो होगा 7th या 8th में से हमारा मीडियन होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम कुछ है, आइए हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो होगा, आप उसे जरूर देखना। ठीक है, इफ एन एनालिस्ट वांट्स टू रिप्रेजेंट द रेवेन्यूज ऑफ वेरियस कंपनीज यूजिंग ग्राफ्स, then which of the following graphical representation is are the most appropriate for the purpose? More than one option can be correct. A pie chart with a pie slice for each company and the width correspond to its revenue in crore rupees. क्या चाह रहा है, रिप्रेजेंट द रेवेन्यू ऑफ वेरियस कंपनी। जब वो रेवेन्यू शो करना चाह रहा है वेरियस कंपनी का, तो अब उसमें बार चार्ट ही दिखाएंगे भाई। ओके, पाई चार्ट तो तब बनाएंगे जब हमें कोई एक होल में एक हमें उसका प्रोपोर्शन दिखाना है, हिस्सा दिखाना है। तो कह रहा है कि पाई चार्ट, पाई स्लाइस ईच कंपनी दैट विद द विड्थ करस्पॉन्डिंग टू द रेवेन्यू इन करोड़ रुपीज, ये सही नहीं लग रहा है। अगला कह रहा है बार चार्ट विद ए बार फॉर ईच कंपनी ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स रेवेन्यू इन करोड़ रुपीज इन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये बार चार्ट हमने पहले बता दिया था। सी कह रहा है कि बार चार्ट विद ए बार फॉर ईच कंपनी ऑन द वाई एक्सिस एंड द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू इट्स रेवेन्यू इन करोड़ रुपीज ऑन द एक्सिस। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन दोनों सही है बार चार्ट के लिए। हमें जब रेवेन्यू दिखाना है वेरियस कंपनी का, तो इसका यहाँ पर पाई चार्ट रीजनेबल नहीं है, वहां पर हम बार चार्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि मोड ऑफ ए कैटेगोरिकल वेरिएबल मोड क्या होता है। मोड कहता है द लास्ट बार इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए पैरेटो चार्ट। असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें जो लास्ट बार होगा सबसे बड़ा वाला वो होगा मोड। हाँ सही है। द मिडिल मोस्ट बार इन ए पैरेटो चार्ट, पैरेटो चार्ट मिडिल मोस्ट तो कभी आएगा ही नहीं, पैरेटो चार्ट में या तो फर्स्ट आएगा या लास्ट आएगा मोड के लिए, ये गलत हो गया। द लॉन्गेस्ट बार इन ए बार चार्ट, ये सही है। द वाइडेस्ट स्लाइस इन ए पाई चार्ट, ये सही है मोड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के लिए हो सकता है मोड। मोड होगा सी। A total of 2000 cases of COVID-19 has been registered on 5th May 2020 in 5 key districts of Maharashtra. The proportion of cases, proportion है मतलब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इनकी, टोटल 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक डाटा मिसिंग है x, वही पूछ रहा होगा फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट नागपुर। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल में से 1 में से टोटल को माइनस कर देंगे ऐड करके,
तो आ जाएगा, यानी कि 35 + 20 हो गया 55, और ये हो गया 25 + 8 ये हो गया 33। तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.88। तो 1.00 में से 0.88 माइनस कर देंगे तो 0.22। तो नागपुर का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.22 आ गया। ठीक है, नागपुर का हो जाएगा नागपुर का 0.22 नहीं होगा, 0.12 होगा। कुछ गलती हो गई क्या? ये हो गया 0.33, और ये हो गया 0.55, टोटल हो गया 0.88। तो ये 0.88 का, हाँ ये 0.12 होगा, जब माइनस करेंगे तो 0.12 होगा। ठीक है। ओके, हाउ मेनी केसेस वर रजिस्टर्ड इन पुणे एंड 5th में? 5th में को पुणे में कितने केस रजिस्टर्ड हुए? देखिए अब ये पूछ रहा है पुणे, पुणे जिसका है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.20, तो बोल रहा है हाउ मेनी केसेस, यानी कि अगर हम टोटल 1 ले रहे हैं तो रिलेटिव जो उनकी फ्रीक्वेंसी पुणे की क्वांटिटी है 0.20, लेकिन कह रहा है टोटल कितना है 2000 केसेस हैं, तो टोटल 2000 है तो 2000 इंटू 0.20 कर दो, तो आ जाएगा पुणे के केस कितने होंगे, यानी कि 00 इसमें है 0.20 है तो ये हो जाएगा 400। तो पुणे के केसेस हो जाएंगे टोटल 400। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने थ्योरी पार्ट को ये कवर कर दिया। अभी एक्टिविटी के लिए अलग वीडियो होगा, आप उसे ज़रूर देखना। और यहाँ पर मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। थैंक यू यहाँ पर बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने विचार कमेंट्स में रखिए। अगले वीडियोज़ का आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।